हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इज पैन नंबर रिक्वायर्ड? तो सिंपली हम लोगों को पूछा है कि पैन नंबर कब रिक्वायर्ड होता है। अब ये पैन नंबर से आप ये मत सोचना कि आप पैन कार्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पैन नंबर मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर का काम है। सो ऑप्शंस देखते हैं कि कब होता है पैन नंबर रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए, डिपॉजिटिंग लेस देन 15,000। ऑप्शन बी, डिपॉजिटिंग 15,000 और मोर। ऑप्शन सी, डिपॉजिटिंग मोर देन 100,000। या ऑप्शन डी, फॉर ऑल ऑफ दिस अबाउट ट्रांजेक्शंस। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। व्हेन वी डिपॉजिटिंग द 15,000 और मोर, तब मेरे को पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर। अब बेसिकली ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए होता है कि आपके अकाउंट में कोई इतना पैसा डाल रहा है ना, तो इलीगल तो नहीं है पैसे, तो उसके लिए पैन नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर को वेरीफाई किया जाता है, प्रॉपर्ली देखा जाता है, डिटेल्स वगैरह देखी जाती है, जिससे मालूम पड़ता है कि कोई 50,000 रुपये डाल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या, वो वैलिड इंसान है। दैट्स वाई पैन नंबर रिक्वायर्ड फॉर 15,000 और मोर। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एजुकेशन लोन इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि आपको एजुकेशन लोन कब दिया जाएगा, किस कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, फॉर स्टडिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड। ऑप्शन बी, फॉर ट्यूशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, फॉर पेमेंट आफ्टर द कंप्लीटिंग द कोर्सेस। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज ऑल ऑफ दिस अबव। आपको एजुकेशन लोन तब दिया जाएगा अगर आपको इंडिया में या फिर अब्रॉड में कुछ सीखना रहेगा, तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। आपको ट्यूशन फीस भरनी है या फिर आपके एक्सपेंसेस वगैरह देखने हैं जो कि आपके एजुकेशन सेक्टर में आते हैं, तब आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। या फिर आपको अगर पेमेंट वगैरह करना है, कोर्स वगैरह जब आपने कंप्लीट किया उसका पेमेंट वगैरह करना है, तब भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, ठीक है। तो ये एजुकेशन लोन इसलिए होता है कि स्टूडेंट्स इजीली पैसे को मैनेज कर पाए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस अबाउ इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज मीन बाय इंटरनेट बैंकिंग? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि इंटरनेट बैंकिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग द अकाउंट थ्रू द एटीएम। ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग द अकाउंट बाय ओन सेल्फ थ्रू द इंटरनेट। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग द अकाउंट थ्रू द इंटरनेट बाय द बैंक। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज ऑपरेटिंग द अकाउंट बाय ओन सेल्फ थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि बैंक के वेबसाइट पर, या फिर बैंक का एक वेबसाइट होता है या फिर बैंक का एक एप्लीकेशन होता है, उसका यूज करके अपना अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस है उसको खुद ही मैनेज करना, इस पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। लेकिन जो इंटरनेट बैंकिंग जो भी हम कर रहे हैं, ये सब कुछ वाया इंटरनेट होता है, ऑनलाइन सेक्टर में होता है, ना कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, इसलिए इसको इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो अकाउंट हम इटसेल्फ खुद ही मैनेज कर रहे हैं यूजिंग द इंटरनेट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ PMMY मीन्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? अब सिंपली हम लोग को इसके अंदर पूछा है कि इन चारों में से कौन सी PMMY की कैटेगरी नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शिशु। ऑप्शन बी बचपन। ऑप्शन सी किशोर। या ऑप्शन डी तरुण। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। बचपन जो है कैटेगरी आपके PMMY में नहीं आते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत नहीं आती। बाकी तीनों भी कैटेगरी PMMY के अंदर आती है। अब बेसिकली ये PMMY होता क्या है? तो ये एक टाइप का स्कीमा है जिसके अंदर जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, नए नए इंटरप्राइज होते हैं, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे कि उसमें सबसे पहला कैटेगरी होता है शिशु, जिसके अंदर आपको 0 से लेकर 50,000 तक का लोन मिलता है, जो कि न्यू स्टार्टअप्स के लिए होता है। उसके बाद में आता है किशोर, जिसमें अंदर आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन अमाउंट मिलता है। उसके बाद में आता है तरुण। तरुण के अंदर आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का
लोन अमाउंट मिलता है। तो ये टाइप का स्कीमा है जिसमें आपके नए नए स्टार्टअप्स को आप ग्रो कर सकते हो यूजिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से जो बी है बचपन, ये उसके अंदर नहीं आता। दैट्स वाई बी इज अ राइट आंसर, इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ PMMY। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करंट अकाउंट्स आर ओपन इन नेम ऑफ द कंपनी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है कि जो करंट अकाउंट्स होते हैं वो कंपनी के नाम पर ओपन होते हैं क्या? सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपने सुना रहेगा। अब जैसे हमारे पास जो, जैसे मेरे पास कोई अकाउंट है बैंक के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट, जहाँ पे हम लोग को क्या मिलते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह मिलते हैं, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिससे हम लोग का क्या ग्रोथ होता है, या फिर हम अपने पर्सनल फाइनेंस को वहाँ पे मैनेज करते हैं। वैसे ही करंट अकाउंट भी होता है एक चीज, ठीक है। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है, सिंपली वहां पर जो बिजनेसेस वगैरह है, ठीक है, बिजनेस या कोई नया स्टार्टअप्स वगैरह, उसकी जो पैसे मैनेज करने के लिए करंट अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। वो एक टाइप का अकाउंट होता है जिसमें आप देख सकते हैं विड्रॉवल लिमिट कितना होता है, और या फिर अपना जो बैलेंस शीट वगैरह वो सब बना सकते हो। मतलब प्रोफेशनली पैसों को मैनेज करने के लिए आप करंट अकाउंट बनाते हो। तो ऑफकोर्स वो बिजनेसेस के लिए होता है, बिजनेसेस यूज के लिए होता है, तो वो बिजनेसेस के नाम से, मतलब कंपनी के नाम से ही बनता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। So next question अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is a use in the banking sector for fast clearance of the large number of checks? तो सिंपली हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन है जो कि बैंक के अंदर चेक को फास्ट में क्लियर करने में मदद करता है। तो बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाला एक डिवाइस के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो कि चेक्स को फास्ट में क्लियर कर सकता है या फिर फास्ट में चेक्स को डिपॉजिट करने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बारकोड रीडर, ऑप्शन बी OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्शन डी OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब जब भी आपने कभी किसी को चेक वगैरह दिया रहेगा लिखकर, तो वहां पर एक चीज आपको अच्छी तरह से याद होगी कि वहां पर हम लोग चेक पे लिखते हैं कि मेरे को इसको इसको देना है चेक, इतने इतने अमाउंट का देना है। डिपॉजिट करते वक्त हम लोग स्लिप्स वगैरह भरते हैं, लेकिन वो स्लिप पे किसका अमाउंट ये भरते हैं कि मतलब किसने किसके बैंक अकाउंट में डालना, उसके बारे में डिटेल्स भरते हैं। वहां पे बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, वहां पे चेक का अमाउंट वगैरह डालते हैं, सब कुछ किसका, जिसके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट होने वाला है। बट किसके बैंक से वो डिपॉजिट होने वाला है उसका डिटेल्स वहां पे हम लोग डालते हैं क्या? तो नहीं। हाँ, वो चेक के ऊपर होता है, लेकिन चेक के ऊपर तो चेक नंबर होता है ना, कैसे पता कि किस बैंक अकाउंट से निकालना है और किस बैंक अकाउंट में डालना है? तो MICR नाम का एक मशीन होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक इंक को रिकॉग्नाइज करता है उसके अंदर का, उसके अंदर डिटेल्स है, मतलब चेक के जो जिस भी अकाउंट नंबर से पैसे निकालने हैं, या फिर जिस भी अकाउंट होल्डर का वो चेक है, उससे पैसे निकाल कर दूसरे जो स्लिप के ऊपर जो अमाउंट भरी है, फिर स्लिप के ऊपर जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है उसको अमाउंट भेजना है, उसका डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए MICR मशीन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चेक जो है जल्दी जल्दी क्लियर हो सकते हैं, वरना हम लोग को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर चेक्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करवाना है, तो आपके पास वहां पर या फिर बैंकिंग के में MICR मशीन होती है। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना गिव्स लाइफ कवर ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मीन्स PMJJBY आपको कितने लाख रुपीज का लाइफ कवर देती है, मीन सिंपल लाइफ इंश्योरेंस देती है, ठीक है। तो कितने लाख तक का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीमा से? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 लाख, या ऑप्शन डी 1 लाख। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर, इज 2 लाख। तो PMJJBY आपको 2 लाख तक का लाइफ कवर इंश्योरेंस देता है। दैट्स वाई सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ट्रांजेक्शन थ्रू द NEFT फेल्स, इन व्हाट टाइम इज द मनी रिटर्न? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि अगर मैं NEFT का यूज करके ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज करके ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अगर वो बीच में ही फेल हो जाए, नहीं पहुंचा समझो सामने वाले के पास, सामने वाले पार्टी के पास, तो वो जो गए हुए पैसे है जो मेरे बैंक अकाउंट से कटे, वो रिटर्न कितने टाइम में मिलेंगे मुझे, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1 डे, ऑप्शन बी 1 आवर, ऑप्शन सी 1 मंथ, या ऑप्शन डी 1 वीक।
सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर इज 1 डे। तो अगर आपका एनईएफटी फेल हो जाए ट्रांजेक्शन, तो आपको एक दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आपके आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न मिल जाएंगे। दैट्स वाई ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस द वर्ड रुपीज इज ड्राइव्ड। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो रुपी नेम है, रुपीज वर्ड है ना, जो हम लोग का करेंसी है इंडिया का, वो किस लैंग्वेज से बना है ना, किस लैंग्वेज से वो रुपीज ये वर्ड आया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी उर्दू। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर। तो ये जो रुपीज जो वर्ड है वो संस्कृत शब्द से आया हुआ है, ठीक है, रुपए। दैट्स वाई सी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑन द रिजर्व ऑफ द रुपीज 2000 नोट। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो 2000 का नोट है उसके बैक साइड में कौन सा फीचर है। ठीक है, फीचर का सिंबल है, उसके पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, छपा हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट साइड में तो हमको पता है कि वहाँ पे गांधी जी का फोटो है, लेकिन बैक साइड में क्या है यह हम लोग को पूछा है 2000 के नोट के ऊपर। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इसका लिस्ट पूरा पढ़ के जाना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी रेड फोर्ट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी हिमालयन माउंटेन्स। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर। तो उसके ऊपर मंगलयान का फोटो है बैक साइड में। ठीक है, दैट्स व्हाई ए इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। इन द आईएफएससी कोड 0 is placed at the which position in the 11 digit IFSC code। ठीक है, सो IFSC स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो 11 डिजिट का IFSC कोड होता है उसमें 0 का कितना नंबर का पोजीशन है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 7। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, तो वो 5th पोजीशन पर आता है। अब बेसिकली आईएफएससी कोड जो है 11 डिजिट का, उसको डिवाइड किया होता है 3 अलग अलग भागों में। तो पहले जो 4 डिजिट होते हैं वो होता है, मतलब पहले 4 डिजिट या कैरेक्टर जो भी होंगे वो होता है बैंक कोड, मतलब कौन सा बैंक है वो उसका कोड रहता है। उसके बाद में आता है 5th पोजीशन पे तुम्हारा 0। उसके बाद में बचे हुए जो 6 कोड है वो होता है ब्रांच कोड, कि वो बैंक का कौन सा ब्रांच है। जैसे लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसका ब्रांच कौन सा है, मतलब किस प्लेस में वो ब्रांच है उसका। ठीक है, उसका कोड होता है। तो जो 5th पोजीशन पे ऑलवेज क्या आता है, 0। दैट्स व्हाई सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन करेंसी सिंबल। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो सिंबल दिख रहा है उसको फॉर्म करने के लिए इनमें से कौन से 2 लैंग्वेजेस का यूज किया है जिससे वो पर्टिकुलर सिंबल, करेंसी सिंबल बना है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए देवनागरिक अरेबिक, ऑप्शन बी अरेबिक पेरिशियन, ऑप्शन सी देवनागरिक रोमन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज राइट आंसर। तो उसके अंदर 2 लैंग्वेज यूज हुई है, देवनागरिक और रोमन। ये 2 लैंग्वेज से हम लोग का जो सिंबल है, इंडियन करेंसी सिंबल है, वो बना है। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ई वॉलेट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का सबसे फर्स्ट ई वॉलेट कौन सा है। अब बेसिकली आपको ई वॉलेट के बारे में पता रहेगा। ई वॉलेट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। तो उसके अंदर बेसिक में क्या होता है कि आप बैंक को बार बार परेशान किए बिना अपने पर्सनली वॉलेट के अंदर, एक डिजिटल फॉर्मेट वॉलेट के अंदर पैसे रख सकते हो। ठीक है, जैसे हम अपनी जेब में रखते हैं, तो मेरी जेब से पैसे निकालने के लिए मेरे को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम बार बार बैंक को बोलते हैं कि बाबा मेरे को पैसे भेज दे, पैसे भेज दे। लेकिन ई वॉलेट सिस्टम में क्या होता है कि हम बैंक से एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसे उस पर्टिकुलर ई वॉलेट में रखते हैं, पर्सनल वॉलेट में रखते हैं, और जब भी हमें पे करना रहेगा तो हम इससे कर सकते हैं बिना बैंक को इंटरप्ट किए। ठीक है, सो उसमें इंडिया में फर्स्ट ई वॉलेट कौन सा है इनमें से, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन ई बी पॉकेट मनी, ऑप्शन सी wallet365.com या ऑप्शन डी मोबीक्विक। सो गिवन ऑप्शन में से
सी इज अ राइट आंसर, इज wallet365.com, ये इंडिया का फर्स्ट ई वॉलेट है, दैट्स वाई सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द एटीएम। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किसने एटीएम इन्वेंट किया है। एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसके द्वारा आज हम लोग पैसे वगैरह इजी में निकाल सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जॉन एड्रेन शेफर्ड बैरॉन, ऑप्शन बी जैक किलबाय, ऑप्शन सी विलियम शॉकली, या ऑप्शन डी जॉन बर्डन। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। सो इन्वेंटर ऑफ एटीएम इज जॉन एड्रेन शेफर्ड बैरॉन इन 1967, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओटीपी कैन बी रिक्वेस्टेड टू रीसेंड हाउ मेनी टाइम्स। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो ओटीपी है मीन्स वन टाइम पासवर्ड जो है, जो कि पर्टिकुलर लॉगिन सेशन के लिए या फिर ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, वो आप अगर रीसेंड का बटन दबा के रीसेंड कर रहे हो, सपोज आपको ओटीपी नहीं आ रहा है और आपने रीसेंड बटन दबाया, तो आप कितने टाइम्स रीसेंड ले सकते हो, ठीक है, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी नो लिमिट। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट ऑप्शन। तो 5 टाइम्स आप उसको रीसेंड का ऑप्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि भाई मेरे को ओटीपी नहीं आया, आप रीसेंड करो, तो हर 3 सेकंड बाद आपको रीसेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप 5 बार ही उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद में वो करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको सम टाइम के बाद यूज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम को, जिस भी चीज के लिए आप उसको काम कर रहे हो, ओटीपी मंगवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 5 बार तक आपको ओटीपी देगा, दैट्स वाई बी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ 500 नोट। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो हम लोग का 500 नोट है उसकी साइज क्या है, मतलब सिंपली उसका हाइट और वेट या डायमेंशन हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 55 mm इंटू 150 mm, ऑप्शन बी 66 mm इंटू 150 mm, ऑप्शन सी 56 mm इंटू 170 mm, या ऑप्शन डी 76 mm इंटू 150 mm। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज 66 mm इंटू 150 mm, ठीक है। तो ये जो नोट्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछता है, तो ये सब जो चीजें हैं उसकी साइजिंग वगैरह या कलर्स वगैरह इसको अच्छी तरह से करके जाना, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, एटीएम पिन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ ओटीपी। सो सिंपल हम लोग को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है, क्या मैं ओटीपी की जगह पर एटीएम पिन का यूज कर सकता हूँ क्या मेरे। सो नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली। तो ओटीपी में क्या होता है कि वन टाइम पासवर्ड होता है, एक सिस्टम जनरेटेड पिन आपके एसएमएस फॉर्मेट में आता है, जहाँ पे आप लॉगिन सेशन या फिर ट्रांजेक्शन वगैरह करना रहेगा तो उसको यूज कर सकते हो। और इस स्टेटमेंट में लिखा है कि ओटीपी की जगह पे आप आपका एटीएम का पिन यूज कर सकते हो क्या, भले वो नंबर फॉर्मेट में होता है, लेकिन ओटीपी हर पर्टिकुलर लॉगिन सेशन या ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप एटीएम पिन का यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएलएक्स। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि ओएलएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑनलाइन एक्सपर्ट, ऑप्शन बी ऑनलाइन एक्सचेंज, ऑप्शन सी ओपन लिस्ट एक्सचेंज, या ऑप्शन डी ओपन लिस्ट एक्सपर्ट। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज ऑनलाइन एक्सचेंज। तो OLX पे बेचने वाला सिस्टम तो आपने सुना ही रहेगा। तो बेसिकली OLX इज अ C2C ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स सिस्टम। तो बेसिकली OLX पे बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन एक्सचेंज। हम क्या करते हैं, बस सामान का एक्सचेंज करते हैं, हम उसको देते हैं, वो हमारा सामान लेता है, ठीक है, दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर डिजी लॉकर। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिजी लॉकर के लिए गलत है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इट इज अ क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी 1 GB स्टोरेज इज अवेलेबल, ऑप्शन सी इट इज अ नॉट सिक्योर, या ऑप्शन डी
only JPG, PNG and PDF file can be stored. So given option में से C is the right answer. So ये जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट सिक्योर, ये स्टेटमेंट डिजी लॉकर के लिए इनकरेक्ट है बिकॉज वो सिक्योर है, ठीक है। और इसके अंदर करेक्ट क्या क्या है, तो वो क्लाउड स्टोरेज, आपको वो डेटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करता है, 1 GB का स्टोरेज अवेलेबल वहां पे मिलता है और आप JPG, PNG और PDF फाइल ही उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट दिया हुआ एक डिजिटल लॉकर या फिर एक बोल सकते हैं एक लॉकर है जहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, लेकिन वो प्रॉपरली सिक्योर होता है बिकॉज बात डॉक्यूमेंट्स की है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो ऑफकोर्स सिक्योर होगा। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। So next question अब बढ़ते question number 20. In which of the following year Sarthi means synergized advanced application rail travel help and information application was released? तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो सारथी एप्लीकेशन है वो कब रिलीज हुआ, ठीक है, उसका पर्टिकुलर ईयर हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली सारथी एप्लीकेशन क्या होता है कि वहां पर आपको रेलवे के सपोर्ट्स मिलते हैं, इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको टिकट वगैरह मिलती है, इंक्वायरीज वगैरह होती है और आपको सपोर्ट्स वगैरह मिलता है, मतलब अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स में रहेगा तो वहाँ पे आप कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारथी एप्लीकेशन कब लॉन्च हुआ, कब रिलीज हुआ, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2018। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर, तो वो 2017 में रिलीज हुआ है, दैट्स व्हाई ए इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच इज फुल फॉर्म ऑफ CSC अंडर NEGP। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि CSC का फुल फॉर्म क्या होता है NEGP के अंदर। तो NEGP क्या होता है, तो NEGP इज अ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। उसके अंदर CSC का फुल फॉर्म क्या होता है ये हम लोग को पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सर्टिफाइड सर्विस सेंटर्स, ऑप्शन बी कमर्शियल सर्विस सेंटर्स, ऑप्शन सी कॉमन सर्विसेज सेंटर या ऑप्शन डी सेंट्रल सर्विसेज सेंटर। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर, इज अ कॉमन सर्विसेज सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पे CSC क्या होता है और NEGP क्या होता है, बेसिकली कि जो भी आपकी छोटी छोटी जो सिटीजन्स के लिए या फिर अलग अलग गवर्नमेंट की जो सुविधा है, सर्विसेज है, सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए रिमोट एरियाज पर अलग अलग सेंटर्स बनाया जाता है। जैसे कि जहाँ पे आपको इनकम वगैरह मिलता है ना, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, बर्थ डेट सर्टिफिकेट मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, वो क्या है छोटे छोटे सेंटर्स है। ऑनलाइन बिल पेमेंट्स के ऑप्शन वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह के, वाटर बिल जहाँ पे आप भरते हो, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो, ये सब क्या है गवर्नमेंट के दिए हुए छोटे छोटे सर्विसेज है। तो CSC उसके अंदर क्या होता है, तो ये सब जो है CSC बोलते हैं उसको कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, और जो कि किसके अंडर आता है, तो आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर, जहाँ पे सारे सर्विसेज को संभाला जाता है, मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते क्वेश्चन 22, यूजर्स इन द CC फील्ड ऑफ द ईमेल मैसेज कैन नॉट सी अदर रिसिपेंट while users in the BCC field can see all the recipients of the message। अब ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स में हम लोग को पूछा है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा क्या एक्चुअली में वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो CC फील्ड होता है, 3 फील्ड होता है, एक तो होता है टू, फिर होता है CC, फिर होता है BCC, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड में हम लोग सामने वाले रिसिपेंट का एड्रेस डालते हैं जब भी हम ईमेल सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि CC फील्ड के अंदर अगर मैं किसी का ईमेल एड्रेस डालता हूँ, मल्टीपल ईमेल रिसिपेंट्स का एड्रेस डालता हूँ, मतलब एक से ज्यादा लोगों का वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालता हूँ, तो उनको एक दूसरे के मैसेजेस नहीं दिखेंगे, मतलब मालूम नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे 4 लोग ऐड है, 3 लोग ऐड है, एक दूसरे को पता ही नहीं रहेगा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि BCC फील्ड जो होता है उसके अंदर मालूम रहेगा कि कितने लोग एडेड है, मतलब कितने लोगों को वो सिंपल मेल भेजा गया है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज ये जो फीचर है ना हाइडिंग वाला, ये फीचर BCC का है। अब CC मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का सिंबल मतलब क्या होता है कि जो भी वो जो डेटा हम भेजने वाले हैं वो डुप्लीकेट होगा, मतलब सिंपली वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए होगा, रीड ओनली फाइल होगा सिर्फ, ठीक है। ये CC का फीचर है, मतलब कार्बन कॉपी का। बट BCC का फीचर क्या है कि उसके अंदर जितने भी रिसिपेंट्स का हम नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि बाकी समझो 8 लोगों का नाम डाला हुआ, 8 लोगों के ईमेल एड्रेस वहां पे डाला हुआ है, तो बाकी लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि बाकी 7 कौन है,
ठीक है, सबको लगेगा मैं इंडिविजुअल हूँ, लेकिन एक्चुअली में 7 लोगों को भेजा है। तो ये जो फीचर है वो किसका है, बीसीसी का है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उल्टा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीसी वालों को पता नहीं रहेगा रिसिपेंट बाकी कौन है, और बीसीसी वालों को पता रहेगा, लेकिन एक्चुअली में होता है उल्टा। बीसीसी वालों को पता नहीं रहता कि बाकी रिसिपेंट कौन है, और सीसी वालों को पता रहता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते, क्वेश्चन 23, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एडिट द सेंड मेल। तो सिंपली हम लोग इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सेंड मेल को, जो मेल सेंड हो चुका है उसको एडिट कर सकता है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेंडर, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, नॉन ऑफ दिस अबव, बिकॉज अगर कोई ईमेल सेंड हो चुका है तो उसको ना सेंडर एडिट कर सकता है ना रिसीवर, बिकॉज वो ऑन प्रोसेस है ना। ठीक है, वो सेंड हो चुका है, सेंड ईमेल को कोई एडिट कर ही नहीं सकता। अगर मैं उसको कंपोज कर रहा हूँ तब जाके सेंडर उसको ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं कंपोज करते के टाइम। बट अगर वो सेंड हो चुका है तो ना सेंडर उसको एडिट कर सकता है ना रिसीवर एडिट कर सकता है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस अबव, दैट्स वाई डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, कैन हॉटमेल सेंड मेल फ्रॉम याहू मेल टू जीमेल। सो सिंपल हम लोग को यहाँ पे पूछा है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, क्या हॉटमेल से भेजा हुआ इंफॉर्मेशन याहू मेल से जीमेल पे जा सकता है क्या। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली। अब ये होगा कैसे, जैसे कि फ्रेंड नंबर 1, 2 और 3 है, तो फ्रेंड नंबर 1 के पास हॉटमेल है, सेकंड पास याहू मेल है, थर्ड के पास जीमेल है। ठीक है, तो अगर याहू हॉटमेल वाले ने याहू मेल को कोई ईमेल भेजा तो याहू मेल के पास चला जाएगा, बिकॉज दोनों भी ईमेल सर्वर है। ठीक है, तो रिसिपेंट के अंदर हम याहू मेल का एड्रेस डाल सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। अगर याहू मेल वाला चाहे, सेकंड फ्रेंड चाहे मेरे को थर्ड फ्रेंड को भेजना है वो चीज़, तो वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है, तो वहां पर वो रिसिपेंट के अंदर जीमेल का एड्रेस डाल सकता है। तो सेंडिंग करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, बिकॉज तीनों भी ईमेल सर्वर्स ही है। ठीक है, और हॉटमेल जो है वो इसका जो हमारा अभी का आउटलुक है उसका पार्ट है। ठीक है, तो तीनों भी क्या है, ईमेल सर्वर्स ही है, तो वो आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल थ्रू द ORS पोर्टल। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी फैसिलिटीज हमें ORS पोर्टल के द्वारा मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी लैब रिपोर्ट्स, ऑप्शन सी OPD बुकिंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज राइट आंसर, इज ऑल ऑफ दिस अबव। अब बेसिकली ये ORS पोर्टल होता क्या है, तो ORS का फुल फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस पोर्टल के ऊपर बेसिकली ये जो पोर्टल है वो मेंटेन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेनली एम है कि जितने भी सिटीजन वगैरह है उनको हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस इजीली मिल पाए, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करना। तो अगर आपको ब्लड वगैरह लगता है तो आप ब्लड बैंक को डायरेक्टली यहाँ से ORS पोर्टल के द्वारा आप डायरेक्टली ब्लड बैंक से ब्लड मंगवा सकते हो, लैब रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हो, OPD की बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको ORS पोर्टल पे मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव इज अ राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।